प्रिय विद्यार्थियों, आपने इससे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया पढ़ी। आज हम नया प्रकार विस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अगर इस सामान्य सूत्र के द्वारा इस अभिक्रिया को देखा जाए तो कोई तत्व A किसी यौगिक BC से क्रिया करता है। यह तत्व इस यौगिक के किसी एक परमाणु को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे A इस B परमाणु को हटा देगा, विस्थापित कर देगा और इसके साथ स्वयं संलग्न हो जाएगा। यौगिक बनेगा नया AC, और जो पहले से यौगिक में पहले से जुड़ा हुआ परमाणु या परमाणु समूह है वह पृथक हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व, ध्यान रखेंगे यहाँ पे तत्व होगा, अधिक क्रियाशील तत्व होगा। यह तत्व किसी यौगिक के एक परमाणु को विस्थापित कर स्वयं संलग्न हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहती है। यह विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों होती है? इसका कारण सीधा सा है कि जो तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसकी क्रियाशीलता उस यौगिक जिससे वह क्रिया कर रहा है उसके उस परमाणु से अधिक होगी। अर्थात कहें A की क्रियाशीलता B से ज्यादा है, A क्या करेगा, B की कम सक्रियता होने के कारण B को तो विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर C के साथ स्वयं संलग्न हो जाएगा, और जो B विस्थापित है वो अलग आपको प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया की पहचान क्या है? जो तत्व अलग है वह अभिक्रिया के बाद उत्पाद के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, और जो यौगिक अभिकारकों के यौगिक में जो परमाणु समूह या तत्व जुड़ा हुआ है वो अभिक्रिया के बाद में आपको अलग से मिलेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। यदि हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होगा वो नीले रंग का होगा, नीले रंग का। इसमें हम एक लोहे की कील डाल दें और इस कील को लगभग 20 मिनट तक अंदर पड़ी रहने दें, तो हम क्या देखते हैं, यह नीले रंग का विलयन जो है बाद में हरे रंग के विलयन में बदल जाता है, तथा इस कील के चारों ओर भूरे रंग का अवक्षेपण प्राप्त होगा। इसके चारों ओर भूरे रंग की पालिश हो जाएगी कील के चारों ओर, और आप देखोगे यहाँ पे एक धात्विक अवक्षेप सा प्राप्त होता है जो कि कॉपर होता है। इस घटना में क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का विलयन था इससे लोहे की कील के Fe परमाणु ने क्रिया की। चूंकि आयरन की सक्रियता कॉपर की तुलना में अधिक होती है, तो ये आयरन क्या करेगा, इस विलयन के समस्त कॉपर परमाणु, कॉपर आयनों को विस्थापित कर देगा और स्वयं इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा फेरस सल्फेट। अब ये जो जुड़ा हुआ कॉपर है ये आपको पृथक रूप से प्राप्त हो जाएगा जो कि स्कील के चारों ओर जमा हो जाता है। तो आपने क्या देखा, कॉपर सल्फेट के विलयन से जब आयरन की क्रिया होती है तो आयरन की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण, कॉपर से अधिक होने के कारण कॉपर तो विस्थापित हो जाएगा और इसके स्थान पे आयरन जुड़ जाएगा और नया यौगिक बनेगा फेरस सल्फेट। और जो जुड़ा हुआ कॉपर था, पहले से जो जुड़ा हुआ कॉपर था आपको अलग प्राप्त हो रहा है। तो आपने विस्थापन की अभिक्रिया में देखा, यहाँ एक तत्व ही होगा, सदैव ध्यान रखोगे, इसके क्रियाशीलता अधिक होगी, यह यौगिक के किसी परमाणु को विस्थापित कर देगा और स्वयं जुड़ जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे विलयन का जो नीला रंग हरे रंग में बदल गया, इसका कारण क्या था, अब इस विलयन में कॉपर सल्फेट की बजाय
फेरस सल्फेट की मात्रा अधिक हो गई है और इस कारण से नीला रंग हरे रंग में परिवर्तित होने लगता है। इसी कारण ये थोड़ा मलिन या मटमेला सा भी दिखाई देते हैं। और कील के चारों ओर जो अक्षेपित पदार्थ है भूरा भूरा, ये क्या है? विस्थापित हुआ तांबा है, विस्थापित हुआ कॉपर है। एक और उदाहरण देखेंगे अपन। यदि जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाएंगे तो जिंक की सक्रियता कॉपर की तुलना में अधिक होने के कारण नया पदार्थ जो बनेगा वो क्या बनेगा? जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा और स्वयं जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट। और जो अलग से कॉपर जो जुड़ा हुआ था वो आपको अलग से प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। एक और देखते हैं, लेड की क्रिया, सीसे धातु की क्रिया जब क्यूप्रिक क्लोराइड से करवाई जाती है तो लेड की सक्रियता इस कॉपर की तुलना में अधिक होगी और लेड क्या करेगा? इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और नया यौगिक बनेगा, वो लेड का क्लोराइड बनेगा और जो कॉपर जुड़ा हुआ था वो आपको अलग से विस्थापित हुआ दिखेगा। तो आपने क्या देखा? एक तो तत्व होगा अभिकारकों में, एक सदैव यौगिक होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया में तत्व और यौगिक होंगे। दो यौगिक कभी नहीं हो सकते या दो तत्व कभी नहीं हो सकते। अभिकारकों में एक तो तत्व होगा और एक यौगिक होगा। इन तत्वों की क्रियाशीलता यौगिक में जुड़े हुए अन्य परमाणु क्रियाशीलता से अधिक होती है और इस कारण से ये तत्व क्या करेंगे? पहले से जुड़े हुए परमाणु को विस्थापित कर देंगे और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाएंगे और नया यौगिक बनाएंगे और पहले से जुड़े हुए जो परमाणु है वो आपको अलग से प्राप्त दिखाई देगा, तत्व अलग से दिखाई देगा। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे देखते हैं नया प्रकार, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? द्विविस्थापनीय अभिक्रिया अगर सरल भाषा में देखें तो इसमें दो यौगिक परस्पर क्रिया करते हैं और उनके बीच आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। जैसे एक यौगिक है ए बी, दूसरा यौगिक है सी और डी। इन यौगिकों के इन आयनों का परस्पर विनिमय हो जाएगा। ए तो आ जाएगा सी के स्थान पर और सी आ जाएगा ए के स्थान पे। तो देखोगे दो नए पदार्थ बनेंगे। ए के स्थान पे सी आ जाएगा तो बनेगा सी बी प्लस सी के स्थान पे ए आ गया तो बना ए डी। तो स्पष्ट है इनमें दोनों अभिकारक यौगिक होंगे। दोनों अभिकारक क्या होंगे? यौगिक होंगे और यौगिक के आयनों के मध्य परस्पर विनिमय होगा और दो नए यौगिक प्राप्त होते हैं। तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर प्रमुख रूप से यह है कि विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों में एक तो तत्व होता है और एक यौगिक होता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों ही अभिकारक यौगिक होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अलग से जो पहले से जुड़ा हुआ होगा वो अलग से एक धातु पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो नए यौगिक प्राप्त होते हैं, अलग से कोई पदार्थ जमा हुआ प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं बेरियम क्लोराइड की क्रिया। बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम सल्फेट से करवाई जाएगी, सोडियम सल्फेट से करवाते हैं तो इन दोनों के आयनों के मध्य परस्पर विनिमय होगा। सोडियम तो बेरियम की जगह आ जाएगा और बेरियम जो है वो सोडियम की जगह आ जाएगा। तो आप देखोगे जो नया उत्पाद बनेगा वो क्या होगा? बेरियम तो आ जाएगा सोडियम की जगह तो बेरियम सल्फेट बना, प्लस सोडियम आ जाएगा बेरियम की जगह तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो बेरियम सल्फेट है श्वेत अवक्षेप के रूप में बीकर के पेंदे में प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बचा रहता है। तो यहाँ पे क्या देखा? आयनों का परस्पर क्या हुआ है? विनिमय हुआ है। एक ने दूसरे को हटा करके अलग नहीं रखा, बल्कि दोनों की क्या हो गई है? अदला बदली हो गई है।
तो इस तरीके से दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, इधर में भी विस्थापन हुआ, इधर भी विस्थापन हुआ, इसलिए इसको द्विविस्थापनीय अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एक और उदाहरण देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब सोडियम क्लोराइड के विलयन से, यानी दोनों के विलयन जब लिए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के, तो इनका द्विविस्थापन होता है। सिल्वर तो आ जाएगा सोडियम की जगह और सोडियम आ जाएगा सिल्वर की जगह। और अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनेगा, आप देख रहे हो, Na इधर आ गया, सोडियम इधर आ गया, तो बनेगा यार सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर इस Cl के साथ जुड़ेगा और बनेगा सिल्वर क्लोराइड, जो इसका श्वेत अवक्षेप नीचे की ओर प्राप्त होता है। एक और अभिक्रिया देखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया, पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया जब बेरियम आयोडाइड से की जाती है, बेरियम आयोडाइड से की जाती है, दोनों पोटेशियम और बेरियम के मध्य द्विविस्थापन होता है, अर्थात पोटेशियम तो बेरियम का स्थान ले लेगा और बेरियम पोटेशियम का स्थान ले लेगा। तो जो अभिक्रिया बनेगी, के इधर आ जाएगा तो बनेगा KI पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम इधर आ जाएगा तो बनेगा बेरियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का परस्पर विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को द्विविस्थापनीय अभिक्रिया कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं की पहचान एकदम साफ दिखाई देती है। इन दोनों के पहले भाग आपस में आपको बदले हुए दिखाई देंगे। इधर देखिए, ब्रोमीन के साथ पोटेशियम है और आयोडीन के साथ बेरियम है, लेकिन आयोडीन के साथ अब तो पोटेशियम आ गया और ब्रोमीन के स्थान पर इधर वाला बेरियम आ गया, तो परमाणु समूह आपस में आपको अदला बदली करी हुई दिखाई देंगे। यही इस समीकरण की पहचान है। अब द्विविस्थापनीय अभिक्रिया के पश्चात हम बात करेंगे उपचयन की, ऑक्सीडेशन की और अपचयन की, रिडक्शन। इसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक चाइना क्ले वाली प्याली में हम यदि कॉपर धातु लेकर के, कॉपर का चूर्ण लेकर के गरम करेंगे, स्टैंड पे गरम करने पर हम पाएंगे ये जो कॉपर है, भूरे रंग का कॉपर है, धीरे 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 काले रंग की परत इसके ऊपर जमा हो जाती है, काली परत इसके ऊपर जमा हो जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इस कॉपर चूर्ण को गर्म किया, गर्म करने पर यह कॉपर चूर्ण ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड बना। तो यहां क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ देखो, मैग्नीशियम के फीते को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे भी देखिए, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। उपचयन, जैसे हम श्वसन के द्वारा भोजन का पाचन होता है और श्वसन क्रिया में जो एनर्जी निकलती है, ग्लूकोज का भी यहाँ पे उपचयन होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब है अपचयन। इसी अभिक्रिया को यदि हम विपरीत करें, इसी अभिक्रिया को विपरीत करें, यदि गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी
तो हम देखेंगे इस कॉपर के से ऑक्सीजन हट जाएगा और केवल कॉपर बचेगा, और ये जल के साथ ऑक्सीजन क्रिया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनता है, जल वाष्प बनती है। तो इधर देखेंगे कॉपर, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इधर देखोगे कॉपर, यानी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन का पृथक होना कहलाता है अपचयन या रिडक्शन। लेकिन कुछ घटनाओं में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, अर्थात उपचयन और अपचयन की घटना एक साथ होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को रिडोक्स अभिक्रियाएं या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इधर देखिए, इस अभिक्रिया में रिडोक्स अभिक्रिया की बात करें, रिडोक्स अभिक्रिया, रिडोक्स अभिक्रिया या इसको बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। यहां पे आपने उदाहरण लिया कि गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड पे जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर प्राप्त होता है और जलवाष्प के रूप में H2O प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे यहां पे क्यूप्रिक ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हुई, यहाँ पे कमी हुई, ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है। इधर देखोगे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी होना कहलाया अपचयन। तो दूसरी तरफ देखिए, यहां हाइड्रोजन देखिए और इधर हाइड्रोजन को देखिए। इधर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है हाइड्रोजन में। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्साइड में उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन एक साथ हो, रिडोक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक और, तो आपने अभी देखा विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व यौगिक के किसी परमाणु को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों के मध्य परस्पर विनिमय होता है। तीसरी आपने देखी उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन जुड़े, उपचयन। और अपचयन वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन हटे। अब कुछ बात करते हैं, आपने देखा होगा कि धातुओं के नए बर्तन, नए आभूषण जब होते हैं शुरू में चमकीले होते हैं, लेकिन समय के साथ वो मलिन या मटमैले होते जाते हैं। जैसे आप एक लोहे की छड़ को बाहर रख देंगे, हवा की नमी से और अम्लीय माध्यम से किसी भी से क्रिया करके उसके ऊपर जंग लग जाता है। चांदी की पाजेब होती है, समय के साथ चांदी के जो आभूषण होते हैं वो काले हो जाते हैं, अथवा जो तांबे के जो बर्तन होते हैं, कलश आदि, उनके ऊपर हरे रंग की पालिश बन जाती है। ये क्या होता है, जब भी कोई धातु, और इससे धीरे धीरे क्या होगा, इन पालिश, इनके ऊपर ये कमी होने से, ऑक्सीजन से आदि नमी से क्रिया होने से ये धातुएं समय के साथ कमजोर हो जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं या वो खराब हो जाती है, अर्थात धातुओं का संक्षारण हो रहा है। तो संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अम्लीय माध्यम या जलवाष्प आदि से क्रिया करता है तो वह अपनी चमक हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर उनके ऑक्साइड बन जाते हैं, उसके ऊपर एक परत जम जाती है काले रंग की, भूरे रंग की या हरे रंग की, वो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति के अनुसार। इससे नुकसान क्या है, समय के साथ साथ ये धातुएं कमजोर हो जाती है। जैसे लोहे के पुल बना दिए, अपना आरसीसी में लेटर में लोहे सरिये डालते हैं, समय के साथ वो आरसीसी कमजोर हो जाती है, उनको गिराना पड़ता है, पुल धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। आपने समाचार में पढ़ा होगा कि पुल गिर गया, पुल ढह गया। ये कारण क्या है, धातुओं के संक्षारण के कारण है। तो धातु ऑक्साइड बनते हैं इस कारण से, और ये जो धातु है ये खराब हो जाती है, इसी को हम कहते हैं धातुओं का। तो धातुओं के संक्षारण से सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वाहन जो धातुओं के बने होते हैं वो खराब हो जाते हैं समय के साथ, बड़े बड़े पुल रहते हैं वो कमजोर रह जाते हैं, या धातुओं से बने जितने भी आवश्यक पदार्थ हमारी दैनिक दिनचर्या के समय के साथ साथ वो कमजोर हो जाते हैं, एक दिन उनको हमें त्यागना पड़ता है, हम उसको आगे लंबे समय तक
काम नहीं ले सकते। अब इस संक्षारण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धातुओं के उन पदार्थों पर जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर कोई पॉलिश कर देनी चाहिए ताकि अम्लीय माध्यम या जलवाष्प उसके ऊपर क्रिया नहीं करे। आपने देखा होगा कि लोहे के जितने भी गेट आती है उसके ऊपर हम रेड ऑक्साइड करते हैं या कलर कर देते हैं। तो इस तरीके से संक्षारण से बचा जा सकता है, या इनको चिकनी इनके ऊपर ग्रीस आदि की पॉलिश कर दी जाए तो भी संक्षारण से बचा जा सकता है। अब इस अध्याय का एक अंतिम बिंदु है, आपने कभी बाजार से नमकीन आदि खरीद के खाई होगी। कई बार ऐसा होता है कि उन नमकीन में अजीब तरीके की स्मेल आती है, यानी वो जो खाद्य पदार्थ है, तेल या वसा पदार्थों से बने हुए खाद्य पदार्थ, वो खाने योग्य नहीं रहते, उनके स्वाद और गंध बदल जाता है। इसको कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। तो आपके प्रश्न आएगा कि विकृत गंधिता क्या है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको रोकम करने के लिए क्या उपाय हैं विकृत गंधिता घटना को। तो सबसे पहले देखो, तेल या वसीय पदार्थों से बने जितने भी खाद्य पदार्थ हैं समय के साथ साथ उसमें एक स्वाद में और गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसका कारण क्या है? कारण है ये खाद्य पदार्थ धीरे धीरे ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। उन खाद्य पदार्थों का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण के कारण इसमें उसमें अजीब तरह की स्मेल या बदबू कहें और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, कई बार कड़वापन भी आ जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए अब क्या करना चाहिए? विकृत गंधिता को कम करने का क्या उपाय है, तो इसका आप उत्तर बताएंगे। आपने देखा होगा कि यदि किसी भी खाद्य पदार्थ को ऐसे बर्तन में रख दिया जाए जिसके अंदर वायु नहीं प्रवेश कर सके तो वायु रहित बर्तनों में यदि खाद्य पदार्थ को रखा जाए तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए आजकल मार्केट में एयर टाइट कंटेनर आता है जहां पे सील होती है जो हवा को अंदर नहीं जाने। दूसरा तरीका क्या है? खाद्य पदार्थों को जब भी पैक किया जाता है तो उनके अंदर कुछ ऐसी गैसें भर दी जाती है जो निष्क्रिय होती है और वो उन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से रोक देती है। ऑक्सीजन उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और वो लंबे समय तक रहती है। जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, नमकीन के पैकेट खरीदते हो और वो फुली हुई आती है, उसमें एक गैस भरी रहती है। वो गैस जो है वो नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन क्या करती है? उस खाद्य पदार्थ की ऑक्सीकरण क्रिया को कम कर देती है और इससे पदार्थ जो है विकृत गंधिता के दोष से बच जाता है और वो लंबे समय तक मार्केट में सेल के काम आ सकती है।